वेलकम बैक। खुशामदीद कहेंगे आपको दोबारा। जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स 2024। इंतखाबात से पहले की गहमा गहमी हो, इंतखाबी मराहिल हो, वोटिंग का दिन हो या इंतखाबी नताइज, आपको सब कुछ हम बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। You really don't have to go anywhere else। सारे एक्सपर्ट्स जो हैं हमारे साथ हैं इस घंटे में। अगर आपने हमें ज्वाइन किया है, वंस अगेन वेलकम। आपको बता दें हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं, सुहेल बड़ाइच साहब, मजहर अब्बास, इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल, शाहजेब खानजादा एंड ऑफ कोर्स मोहम्मद जुनैद इज आल्सो विद अस। प्लीज वन एंड ओनली भट्टी साहब। वन एंड ओनली वन एंड ओनली वो लोनली अलग से स्टेज लगाया हुआ। वो स्पेशल जगह दी है, वो लोनली उसका हल भी हम तलाश करेंगे मिलके सब इंशाल्लाह। इसका क्या मतलब है? वैसे शुरू करें अब। बताते हैं आपको बात, ये जुनैद को समझाएंगे। बता दें ब्रेक से पहले क्या बात हो रही थी। हाँ, ब्रेक से पहले हम सब जुनैद के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। We have come down to that। अभी इलेक्शंस are at और मैंने एक लाहौर वाला डिस्क्लेमर दिया था। हाँ, उमा कह रही है कि अभी इलेक्शन होने हैं। मैंने तो 2-3 ऑफरें की हैं, नाम पेश किए हैं। बस ख्याल कीजिएगा कोर्ट के मामला जरा मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, वो जरा जरूरी है। पता नहीं लगता ना कब निजी मामला जो है वो और वैसे अब इस इलेक्शन के बाद तो इनको लाहौर से बड़े रिश्ते आएंगे। अच्छा देखिए अब हमारे व्यूअर्स को लगना स्टार्ट हो जाएगा हम सर जोड़ के इसलिए बैठे हैं। नहीं, हम यहाँ वो हम बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे उस काम के लिए। दिस इज नॉट द डे फॉर दैट। हाँ, दिस इज नॉट द डे। लेकिन आज आपको पता है हम इंतखाबात से जुड़े मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले जुनैद हमें बता रहे थे कि हम इसी ट्रांसमिशन में डिस्कस करेंगे वो इम्पोर्टेंट हलके जहां बड़े बड़े बुर्ज सियासत के मद्दे मुकाबिल हैं और हम इनको कह रहे हैं कि यहाँ हो सकता है या होने वाला है कांटे का मुकाबला या कांटे की टक्कर। और इसके लिए हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हम तो इन्हें कहते हैं सुहेल बड़ाइच साहब मौजूद हैं और कुछ हलके हमने आज शॉर्टलिस्ट किए और फिर ये सिलसिला आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे NA 130 लाहौर की। सुहेल साहब जी, ये वही हलका है यहाँ से नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ से उनके मुकाबले में जो असीर हैं या कैद में हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, वो इलेक्शन लड़ रही हैं उनके मुकाबले में। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा भी बड़ी की फाइटर हैं और इनका सारा बैकग्राउंड ट्रेड यूनियन का है और इनके जो ससुर थे मलिक गुलाम नबी, वो पहले मुस्लिम लीग के कारकुन थे, फिर वो जो पीपल्स पार्टी में रहे, लाहौर से MNA भी मुंतखब हुए, वज़ीर भी बने। तो इसलिए इनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है यास्मीन राशिद का। लेकिन ये हलका काफ़ी अरसे से नून के ज़ेर असर है। मियाँ नवाज शरीफ ने इस हलके को बनाया है, यहाँ नौकरियाँ दी हैं, यहाँ लोगों को से उनके तल्लुकात हैं। तो इसलिए पिछली दफ़ा भी यहाँ से यास्मीन राशिद साहबा 2018 से खड़ी तो हुई थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के वहीद आलम साहब ने उन्हें शिकस्त दे दी थी। और इस दफ़ा जो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उनको बड़ी मुश्किलात दरपेश हैं। ख़ुद वो जेल में हैं, कैंपेन चलाने में भी मुश्किलात हैं और आपको पता है कि जो आजकल PTI के साथ कोई इतना अच्छा सलूक नहीं हो रहा, वो भी इसमें है। और मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ जो है उनकी वज़ारत आज़मा तक पहुंचने के लिए ये सीट बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हम ज़रा डेटाबेस की शक्ल में देख लेना तो समझने में आसानी होती है और उसके लिए हमारा साथ देंगे मोहम्मद जुनैद। बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाइच साहब ने शुरू किया इससे, लेकिन बहुत बड़े बड़े हल्के ऐसे जहाँ पर बहुत ही दिलचस्प इंतखाबात होने हैं। खासतौर पर सुहेल बड़ाइच साहब, बिलावल भुट्टो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। वो हल्का ऐसा है, उसके इर्द गिर्द हल्के ऐसे जहाँ एक जमात हारी नहीं है 20-22 बरस से। 2002 से कुछ ऐसी नशिस्तें हैं जो एक ही जमात के पास रही हैं, तो भी बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। लेकिन हम जियो न्यूज़ की वेबसाइट के बारे में आपको आगाह करना चाहते हैं। जियो न्यूज़ पाकिस्तान में 2002 से एक न्यूज़ चैनल की हैसियत से जो इलेक्शन कवर कर रहा है वो सबसे मौसर और सबसे बेहतरीन अंदाज में किया है। सुहेल बड़ाइच साहब उस वक्त भी उसका हिस्सा थे। 2002, 2008, 2005 के बल्दियाती इंतखाबात भी और फिर 2013 के इंतखाबात 2018, तो वो तमाम इलेक्शन डेटा आपके पास मौजूद होगा। geo.tv/election पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर इस मल्टीमीडिया स्क्रीन पर भी और इन तमाम बड़ी स्क्रीन्स पर भी माजी के इलेक्शंस का और इस 2024 के इलेक्शन का डेटा हम आपके सामने रखेंगे। और आप देख सकते हैं कि
8 फरवरी को इस दफ़ा इंतखाबात होने हैं, लेकिन इससे पहले माजी में क्या होता रहा उसके भी तमाम नताइज यहाँ पर मौजूद होंगे। 2018, 2013, 2008 उसमें जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जो अहम हैं, ये भी हम आपको फ़र्क बताएंगे। अगर 2018 में एक हल्के में इंतखाब हुआ था तो उस हल्के का नाम अब बदल चुका है, चूँकि कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं, तो उसका जो तकनीकी मवाजना है वो भी सोहेल वड़ाइच साहब करेंगे। सोहेल वड़ाइच साहब, एक तो आपने NA 130 की बात की, हमारे पास और भी 5 हल्के हैं जिसमें NA 10 बोनेर है। हम बैरिस्टर गौहर की बात कर लेते हैं जो कि चैनक के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और बिल्कुल वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। उनका मुकाबला भी एक आज़ाद उम्मीदवार से ही है। क्या अहमियत होगी इस हल्के में इलेक्शन की, जो शाहजेब साहब ने बात की कि वोटर टर्नआउट की मुंतज़र होगी तहरीक इंसाफ जो कि बगैर इंतखाबी निशान के अपने उम्मीदवारों के साथ इस इंतखाब में है, दिलचस्पी होगी लोगों की? फिर भी देखिए जी, एक तो बैरिस्टर गौहर अली यूँ समझिए कि इस वक्त PTI के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, क्योंकि वो चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं और बड़ी सेंसेबल उन्होंने बातें की हैं। जब से वो चेयरमैन बने हैं उन्होंने तसादम से गुरेज किया है, अपनी लॉयल्टी भी दिखाई है और ऐसा लाएअमल दिया है कि जो कि PTI के लिए जमहूरी जिद्दोजहद और इंतखाबात के लिए कारगर साबित हो सकता है। इनके मुकाबले में भी PTI नज़रियाती के जो शेर अकबर साहब हैं वो खड़े हैं। वो पिछली दफ़ा यहाँ से जीते थे जी, तहरीक इंसाफ के टिकट पे, तहरीक इंसाफ के टिकट पे देखे, लेकिन अब वो चले गए हैं परवेज़ खटक साहब के साथ। और जो गौहर अली साहब हैं ये पहले पीपल्स पार्टी में होते थे और बाद में वकालत के ज़रिए ये PTI में गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आजकल तो आवाज़ है। जी 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 जी, ये पीपल्स पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे, लेकिन इनकी भी एक नेगेटिव बात है। जहाँ पॉजिटिव मैंने बातें की हैं वहाँ नेगेटिव बात है कि ये उस वक्त जो अदलिया तहरीक चल रही थी उसमें बड़े पेश थे एतजाज़ हसन के साथ, और अदलिया तहरीक ने ये फैसला किया था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। ठीक है, उस अदलिया तहरीक के इन्होंने पीपल्स पार्टी के डिसिप्लिन की पाबंदी की। पीपल्स पार्टी की लेकिन अदलिया वाली महाज वाली नहीं की। ऑलराइट, सो वो भी है कुछ। बुनियादी बात यह है कि ये हल्का PTI के लिए बड़ा प्रेस्टिजियस हल्का है, उनको लिए जीतना जरूरी है। दूसरी तरफ परवेज खटक साहब के लिए भी ये हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो यहाँ PTI असली को या उसके हमायत याफ्ता उम्मीदवार को हरा देते हैं तो उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, बहुत विक्ट्री होगी। मगर लाहौर के मीर साहब, लाहौर के हल्के पे आपकी डॉक्टर यास्मीन राशिद वर्सेस नवाज शरीफ साहब, देखिए ये सिर्फ लाहौर का हल्का नहीं है, बहुत से हल्के ऐसे हैं पूरे पाकिस्तान में जहां पे मैं बड़ा मुकाबले की बात नहीं करता, मैं असल मुकाबले की बात करता हूं। जो असल मुकाबला है ना वो हर जगह पे पीर साहब के साथ है, डंडा पीर। तो डंडा पीर जो है उसका मुकाबला सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि वोटर अगर बड़ी तादाद में निकले तो फिर आप पीर साहब को शिकस्त देंगे, वरना पीर साहब जो है वो छा जाएंगे। इवन 13 में भी वड़ाइच साहब, यास्मीन राशिद कंटेस्टेड इलेक्शन अगेंस्ट नवाज शरीफ एज वेल। सो उन्होंने एक बाय इलेक्शन जो लड़ा था, कुलसूम नवाज, कुलसूम नवाज, एक बाय इलेक्शन हुआ था 2017 में जिसमें TLP का भी इमरजेंस हुआ था। तो वो इलेक्शन मैंने खुद कवर किया था लाहौर में जाकर, और उस वक्त कुलसूम नवाज साहिबा क्योंकि वो यहाँ पे थी नहीं, वो लंदन में थी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने उनकी कैंपेन की। तो मेरे ख्याल से वो पहला इलेक्शन था जहाँ मरियम नवाज ने किसी हल्के में जाके रैली की सूरत में और डोर टू डोर कैंपेन की थी। तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वैसे अगर आप उनकी कैंपेन देखें बहुत ही एक्टिव होती हैं, डोर टू डोर कैंपेन करती हैं, हर गली में जाती हैं। नहीं, वो ट्रेड यूनियन है, वो डॉक्टरों की जो यूनियन थी वहाँ पे उसकी वो सदर रही हैं। मैं तो हैरान था इस बात पे सोच साहब, और उनकी पॉलिटिकल सोच है। FJ मेडिकल कॉलेज की ये प्रेसिडेंट भी रही है। जी जी जी, इनका जो बैकग्राउंड है वो शुरू से स्टूडेंट पॉलिटिक्स। मैं ये बता रहा था कि कैंसर पेशेंट है और उसके बावजूद इतना जनरली इट वाज वेरी रिमार्केबल। लेकिन अब तो देखिए मुकाबला नहीं, क्योंकि वो कैंपेन कर नहीं पा रही। सर नवाज शरीफ साहब भी बीमारी से उठ के आए हैं, वो भी भरपूर कैंपेन कर रहे हैं। ये आप क्रेडिट सिर्फ किसी एक कैंडिडेट को ना दें। नवाज शरीफ साहब तो कैंपेन कर रहे हैं और यास्मीन राशिद साहब तो अंदर है। देखिए जनरली जो PTI इस वक्त कैंपेन कर रही है वो ये कह रही है कि ये ना देखें कि कैंडिडेट कौन है, बस अगर हमारा हमायत याफ्ता है तो उसके मेरिट डीमेरिट छोड़े आप। देखिए पंजाब के अंदर, अगर पंजाब के अंदर आप इलेक्शन को इस वक्त स्पेसिफाई करें ना तो वो एक फिक्रे में है जी, वो आप पहले प्रो PTI और एंटी PTI। वो ऑफ द रिकॉर्ड कहा था
ये ऑन द रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, तो लेकिन ये इतना इफेक्टिव हो सकता है शाहजेब कि जहाँ एक कंटेस्टेंट जो है, जो डॉक्टर यास्मीन है, वो इस वक्त ऑब्वियसली कैंपेनिंग ही नहीं, ऑब्वियसली उस सूरत में नहीं है ये कैंपेन करें, और दूसरे बड़े विगरसली कर रहे हैं। डज इट इवन मैटर कि वो कर रही हैं कैंपेन ना करें? देखिए, अगर कोई हल्का है जहाँ पर, या फिर एक दो हल्के हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा अहम है, जहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो गुस्सा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो कारकुन निकाल सकते हैं, तो वो ये हल्का है। अगर वरना मेरा ख्याल है अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इलेक्शन हो रहा होता जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कैंपेन करने का मौका मिलता, जाती हो रही है उन्हें नहीं मिल रहा, मगर अगर मिलता और नवाज शरीफ साहब को भी मिलता तो नवाज शरीफ साहब ये इलेक्शन जीत जाते। वो 2000 पहले भी जीते, 2018 में, बाद में एक बाई इलेक्शन हुआ, उसमें बहुत ही ज़्यादा एक रियासती जबर था जब कुलसूम नवाज साहिबा का हो रहा था और मरियम नवाज साहिबा कैंपेन कर रही थी, भरपूर कोशिश की उन्हें हराने की, नहीं हारे थे। अगर फेयर स्क्वायर हो रहा होता, दोनों कैंपेन कर रहे होते, नवाज शरीफ साहब जीत जाते। अब क्योंकि उन्हें कैंपेन करने का मौका नहीं मिल रहा, मगर ये कहा जा रहा है कि बहुत गुस्सा है तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर में और वो बहुत ज्यादा गुस्से में, तो ये वो हल्का है जिसमें अगर एक हाई टर्न आउट होता है तो फिर बाजी पलट सकती है। कोई चांस वो स्टैंड करती है। गुस्से का पॉजिटिव एक साइड है, एक नेगेटिव साइड। अगर गुस्सा है तो अगर आप मायूस होकर घर बैठ जाएंगे तो फिर आपको नुकसान, कोई फायदा नहीं उसका। तो गुस्सा है तो फिर अगर आप उस अपनी जो गुस्सा है उसको पॉजिटिव एक तरीके में इस्तेमाल करें और घर से निकलें और वोट डालें। और यही तरीका है ना, क्योंकि हमने ये देख लिया कि तहरीक इंसाफ ने एक तरीका इस्तेमाल किया कि जी जब गुस्सा आया तो सड़कों पर निकले, 25 मई 2022 को निकले, दरख्त जलाए, पुलिस से लड़े, नहीं फायदा हुआ। उससे पहले 2014 में आप पीटीवी पर चढ़ दौड़े, आप लोगों ने पार्लियामेंट पर हमला कर दिया क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के राइट साइड पर आप खड़े थे, इसलिए नहीं पकड़े गए, वरना ये इतने बड़े जराइम थे जिनमें सजा हो सकती थी और खान साहब शायद उस वक्त डिस्क्वालीफाई हो जाते। फिर आपने 9 मई को यह किया, तो जब आपने वायलेंस किया फायदा नहीं हुआ। वोट का जो दिन है 8 फरवरी का, वो एक दिन है जिसमें आप वोट डालते हैं। शाहजेब ने कितनी खूबसूरत बात, जी बिल्कुल बात की, जब आप एस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पे खड़े थे तो नहीं पकड़े गए, रॉन्ग साइड पे आए तो फड़े गए। अच्छा, बैरिस्टर गौहर भी बड़ी सेने वॉइसेस में से कंसिडर किए जा रहे हैं आजकल पीटीआई के। वो लोग कहते हैं पता नहीं, या तो ये अपनी राय है इनकी जो बाहर आके बयान करते हैं, या तो इमरान खान साहब की राय बदल गई है, हर सूरत में इलेक्शन लड़ना है, बॉयकॉट नहीं करना, कानून हाथ में नहीं लेना, यू नो ही टॉक्स लाइक दैट। सो उनका हल्का मुकाबला शेर अकबर खान, जो कि पहले पीटीआई से ही जाहिर उम्मीदवार थे, जीते भी थे, इस मरतबा उन्हें नहीं है पीटीआई की हिमायत हासिल। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस गोइंग टू बी फॉर परवेज? जितनी भी बातें गौहर खान साहब के हवाले से बड़ाई साहब ने की है वो दुरुस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर किसी चेहरे की जरूरत है और किसी पॉइंट ऑफ व्यू की जरूरत है तो वो गौहर खान साहब का है। अगर पहले ऐसे लोग डोमिनेट कर जाते तो मेरा ख्याल है सेंस ज्यादा प्रिवेल कर जाता। उस वक्त फवाद चौधरी साहब जैसे लोग थे, दीगर अग्रेसिव लोग थे, खान साहब खुद एक अलग मूड में उस वक्त नजर आते थे कि उन्हें लगता था कि मैं लड़के ही मामला निकाल, उन्हें इलेक्शन बार बार मिल रहा था, मगर खान साहब ने इलेक्शन लिया नहीं क्योंकि खान साहब को एक अलग इनकलाब नजर आ रहा था। सोहेल बड़ाई साहब आई विटनेस से बहुत सारी बातों की, इन्होंने जाके मशवरा दिया कि जी आप सीबीएम्स करें, आप इलेक्शन लें किसी भी तरीके से, मगर खान साहब ने नहीं लिया इलेक्शन लेने। तो ये वो लोग हैं जो मेरा ख्याल है कि अगर लीड करें तो कहीं ना कहीं से इलेक्शन के बाद भी रास्ता निकाल सकते हैं और गौहर खान साहब को इलेक्शन जीतना चाहिए। अच्छा, गोइंग बैक टू मजहर साहब भी और भट्टी साहब का भी। मैं नहीं हूं, मैं आप नहीं मैंने आपको स्पॉट कर लिया, मुझे आप नजर आ गए। अभी बुक करवा दी है सोमालिया की टिकट, 4-5 दिन में वहां से होके आप उतनी देर में कर लीजिएगा। सोमालिया मतलब इर्द-गिर्द भी जाते हैं, मॉनिटरिंग जज की तरह बैठे हैं, फिर आपको सोमाली इलाका याद है। भट्टी साहब नहीं, लेकिन इस चीज वो मॉनिटरिंग जज जो रिटायर हो गया, बिल्कुल वही वाला बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट। नहीं मुझे आपने अडयाला में मेरी अदालत लगाई हुई है और आगे कम्युनिटी हॉल में, इसलिए मुझे वहां से लिफ्ट कोई नहीं, ना बाहर आ। अच्छा, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि वोटर बाहर निकलेगा कि नहीं, खासतौर पे पीटीआई का। अब तो कोई जवाब ही नहीं है कि वो घर में बैठे, क्योंकि खान साहब अंदर हैं और उनकी बार बार यही कॉल है कि जरूर लोग निकले। तो लिहाजा NA 130 की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कॉन्टेस्ट अगर बनाना चाहें तो एक बन भी सकता है ठीक ठाक किस्म का। मैंने इमरान खान साहब से अडयाला जेल में जाके कहा कि आपकी पार्टी कई 4 हिस्सों में तोड़ दी गई, बल्ला ले लिया गया, आपके किसी बंदे को जलसा जुलूस छोड़ें, रैली छोड़ें, इंटरनेट की फिश मच्छियाँ, बड़ी मछलियाँ तार काट जाती हैं या स्लो कर जाती हैं, तो आपको क्या अभी भी आप बड़े होपफुल हैं, वजह क्या है? उन्होंने कहा नहीं, कौम ने तहैया कर लिया है, 8 फरवरी को वो कहते हैं सरप्राइज डे है, 8 फरवरी को मेरा वोटर निकले और निकलना चाहिए जिसका भी हो, तहरीक इंसाफ का हो, मुस्लिम लीग नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो। ये प्लीज़ ये मुतनाज़ तरीन हालात है, मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन है, मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमतें हैं, मुतनाज़ तरीन ब्यूरोक्रेसी और मुतनाज़ तरीन फैसले दिए अदलिया ने।
इस मुतनाज़ तरीन चीज़ों से अगर किसी को निकालना है तो वो वोटर ने निकालना है। खुदा के लिए निकलें, कोई घर ना बैठें और निकलें। और जहाँ तक दूसरी बात है कि नवाज शरीफ साहब, यास्मीन राशिद, कितनी मज़े की बात है कि एक कर नहीं पा रही, जेल में है ज़ाहिर है, दूसरे करना नहीं चाह रहे। यानी वो जी धक्के मुक्की की जहाँ जलसियों में या जलसों में लेके जाते हैं और वो बस वो तकरीर 5-7 मिनट की करके, और वो भी वे सच्चे हैं कि कहेंगे क्या और कहने की जरूरत। मज़े साहब आप बड़ी देर से कुछ लिख रहे हैं, आप क्या? मैं सुहेल साहब से लिख रहे हैं। नहीं, मैं एक्चुअली सुहेल साहब से ये मालूम करना चाह रहा था, 2018 में एक फैक्टर जिसने मुस्लिम लीग नून को काफ़ी परेशान किया था वो तहरीक लब्बैक था। इस मरतबा तहरीक लब्बैक फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है सुहेल साहब? देखें जी, इस वक्त 3 मजहबी जमातें जो हैं वो नुमाया तौर पे नज़र आ रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम, उसका पंजाब में कोई इतना वोट बैंक नहीं है, उसका KPK और बलूचिस्तान में ज़्यादा असर रसूख है, या सिंध की 1-2 सीट पे है। तो उसके बाद तहरीक लब्बैक है। तहरीक लब्बैक ने इस दफ़ा मैक्सिमम उम्मीदवार खड़े किए हैं, तकरीबन हर हलके पे उनका उम्मीदवार जो है वो खड़ा है। लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि अगरचे उनकी सपोर्ट तो बरकरार है, लेकिन जो अल्लामा खादम रिजवी साहब की मौजूदगी में जो जोश और जज्बा था, क्या वो अब बरकरार है, ये देखने की बात है। वोट तो उन्हें पिछली दफ़ा 25 लाख मिला था, 2018 में 25 लाख मिला था, चौथे नंबर पे थे जी। और अब इस दफ़ा चूंकि उनके कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वोट तो बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब सीटें कितनी मिलेंगी, मुझे ये लगता है कि पंजाब की तो किसी सीट पे मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि वो जीत पाएंगे, लेकिन यहाँ पे कराची की 1-2 सीटों पे उनका असर रसूख पिछली दफ़ा भी ज़्यादा था, इस दफ़ा भी हो सकता है वो कुछ सबाई हर हल्के में उनका एक मखसूस वोट है, जो कि एक लिमिट से ज़्यादा नहीं है। कराची में MQM का जो वोट कम हुआ है उसका एक फैक्टर तहरीक लब्बैक है, क्योंकि जो मेमन कम्युनिटी का वोट था जो ट्रेडिशनली MQM के साथ रहता था वो तहरीक लब्बैक। एक और जो पार्टी है उसका भी जिक्र करना पड़ा, जी उसका नाम, 2-4 हम और पार्टियों का जिक्र करेंगे, घूम करके 2-4 पार्टी एक ही पार्टी पे बात आ रही है। उसका नाम है मरकजी मुस्लिम लीग आजकल जी। ये किसी ज़माने में हाफिज सईद साहब की दावतुर रिशाद होती थी, उसने फिर कई नाम बदले, जमातुद दावा के नाम से कुलसूम नवाज के खिलाफ भी उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था, जिसने 10-12 हज़ार 15 हज़ार वोट का उनको फ़र्क डाला था मुस्लिम लीग नून को। तो वो भी खड़ी है तकरीबन बहुत सारी सीटों पे। इनिशियली वो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे। ये जो बाकी पार्टीज होती हैं, द स्मॉलर पार्टी, वो तो पहले तस्वीर के भी खिलाफ। शहजाद जी, अभी वराइज साहब ने भी मेंशन किया, बाकी जो छोटी-छोटी पार्टीज हैं इनका रोल डिसरप्ट करने का रोल होता है, क्या रोल क्या होता है इनका? आई थिंक देखिए TLP का तो ये कि हर हल्के में एक मखसूस वोट है उनका, लेकिन वो वोट इतना ज्यादा नहीं है कि वो सीटों में जो है आपको नजर आएगा 5, 10, 15, 20 हज़ार वोट इतना है कि बाकियों को हिला सके। अब देखिए 2018 में तो ऑब्वियसली उन्होंने हर्ट किया था मुस्लिम लीग को, लेकिन इस मर्तबा क्या होगा, इस दफा PTI को हर्ट करेंगे। देखिए कराची में एक हल्के में 65 वोट से MQM जीती थी अगेंस्ट TLP, 65 वोट्स। एक चीज जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो सब यहाँ पे कह रहे हैं कि वोटर को निकलना चाहिए, मैं आपको बताऊं फ्रैंकली इस हफ्ते मैंने कराची में खासतौर पर बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है, बिजनेस कम्युनिटी के, जो मायूस नजर आए हैं। ये जो 3 फैसले आए हैं 4 दिनों में, जिसमें साइफर खा था, यानी कि गद्दारी पे सज़ा हो गई, करप्शन पे सज़ा हो गई, फिर एक किस्म से बदकारी के भी उनके ऊपर सज़ा डाल दी। लोग मायूस हुए हैं इस चीज़ से कि क्या इमरान खान का वाकई 10 साल 14 साल तक फ्यूचर नहीं होगा। वो ये सोचने पे मजबूर हुए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन ऑब्वियसली चाहे आपने PTI को वोट देना है या किसी और को देना है, निकलना सबको चाहिए। ये एक्सरसाइज करनी है, जो शराब बात कर रहे हैं, ये वही बात है कि चाहिए वर्सेस ग्राउंड रियलिटी। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने अपना गुस्सा चैनलाइज करना है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है कि इमरान खान साहब के साथ गलत हो रहा है, तो वोट दें, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी यही है जो शहजाद इकबाल कह रहे हैं। जब अपने लोगों से बात की है, और जो कि ट्रेडिशनली भी होता है कि अगर आपको अपनी पार्टी नजर नहीं आ रही है, आपको रॉन्ग साइड ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट अपनी पार्टी नजर आ रही है, लग रहा है वो इख्तियार में नहीं आएंगे, तो आप वोट नहीं डालते, आप मायूस हो गए होते हैं। इस वक्त भी बिहेवियर वही नजर आ रहा है लोगों का जब आप उनसे बात करें, मगर क्योंकि PTI बहुत कहती है कि हमने सोशल मीडिया पर अग्रेसिव कैंपेन चलाई और लोगों में गुस्सा है, तो इलेक्शन के दिन नजर आएगा। एक इम्पैक्ट इसका वोटर पे है, और दूसरा आप ये देखिए जो आजाद उम्मीदवार होंगे और उसमें से कई नए चेहरे भी हैं, जैसे गौहर साहब खुद एक साल पहले पार्टी में आए ना, तो ये बातें तो चल रही थी कि इंडिपेंडेंट किसी ना किसी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन अब आप ये देखें वो जो इंडिपेंडेंट है, अगर उसको भी ये मैसेज कन्वे किया गया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं होगा, ये मैसेज ये कन्वे किया गया है कि इमरान खान साहब 10 साल 14 साल तक सियासत में नहीं होंगे,
तो क्या वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा, पीटीआई का सपोर्ट ही रहेगा, या वो मोटिवेटेड होगा किसी और पार्टी में ज्वाइन करने के लिए? ये मेरे ख्याल से ये कोशिश जो है ना वो मोराल तोड़ने की है। अच्छा, इस पे हम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि पोस्ट विनिंग इफ दे विन क्या सबसे अच्छा फैसला पीटीआई ने ये किया कि उन्होंने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। जी ये तो हम पहले भी अप्रिशिएट करते हैं। मीर साहब, यू हैव समथिंग टू कंट्रीब्यूट एंड वी हैव टू टेक जल्दी कि सिर्फ बार-बार ये बात हो रही है जी कि पीटीआई वालों के साथ ज्यादती हो रही है, पीटीआई वाले बहुत गुस्से में है। सिर्फ पीटीआई वालों के साथ ज्यादती नहीं हो रही, और भी पार्टियां हैं और उनका ताल्लुक बलोचिस्तान से है। मसलन वहाँ पे आपको पता है कि जेयूआई और बीएनपी मैंगल ने आपस में अलायंस किया हुआ है। आज उन्होंने मुश्तरका जलसा भी किया है। तो जो बीएनपी मैंगल है वो भी अंडर फायर है, और उनके जो लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनके भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए। इंटीरियर सिंध में बहुत से लोगों के साथ ये हुआ है। सिर्फ एक पार्टी जो है शिकायत दूसरों को भी है, औरों को भी है। सो इसीलिए जिसको शिकायत है, जो भी हकीकत है, दीगर पार्टियों हमसे राब्ता अच्छा आपसे नहीं हमसे राब्ता करें, क्योंकि हम आपको सब बताएंगे। हमने काफी कंसंट्रेशन ऑब्वियसली बड़ी पार्टियों पे कर दी है, लेकिन अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, बाद में आएंगे और फिर बाकी जिन पार्टियों का जिक्र हो रहा है, छोटी छोटी बट इफेक्टिव हो सकती हैं, उन पे बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू जियो इलेक्शन हेडक्वार्टर्स 2024। यहाँ बहुत सी बातें हो रही हैं। बाय द वे, आज सुबह आपने देखा होगा, इनफैक्ट कल से ही कराची की बारिश का बड़ा जिक्र हो रहा है। जहाँ पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पे सवाल उठता है, वहाँ ये भी देखना ज़रूरी है कि कितना शहर है जो शहरी इंतज़ामिया या बल्दियाती निज़ाम के अंदर है, और कितना है जो कंटोनमेंट्स पर मुहित है। फिर कराची में बहुत सारे पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें जमात इस्लामी भी एक मेजर पोलिटिकल स्टेक होल्डर है, और जमात इस्लामी का मुकाबला होने वाला है हाफिज़ नईम साहब का अमीनुल हक साहब से औरंगी टाउन में। आज जो जमात इस्लामी ही है उसने एक नया ओपिनियन पोल है कराची के बारे में, वो उन्होंने रिलीज़ किया है, पल्स का है, पल्स कंसल्टेंट का है। उसके मुताबिक उनका दावा है कि जी जमात इस्लामी जो है वो बहुत से हलकों में वो ऊपर जा रही है। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं जो ऊपर जा रही है। अब शायद इसकी वजह ये है कि ये जो रिसेंटली जो बारिश हुई है, तो उसकी वजह से सोशल मीडिया पर भी काफ़ी कंपेन चली है। लेकिन आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि सारे का सारा जो कराची है वो बल्दिया के अंडर नहीं है, बहुत से इलाके जो हैं वो कंटोनमेंट के अंडर भी हैं, और वहाँ पे भी बड़ा पानी आया है। मेरे वहाँ पे शायद ज़्यादा ही पानी आया है। इस मामले पे शहजाद इकबाल साहब या शाहजेब साहब, ये बिल्कुल ठीक बात है जो हामिद मीर साहब कह रहे हैं। और कराची एक की बदकिस्मती है कि आप ये ना कहें कि कराची में जो सिविलियन गवर्नमेंट के अंडर एरिया आता है उसका लाहौर से मुकाबला नहीं है, जो कि नहीं है। लाहौर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया, ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर कराची वो बदकिस्मत शहर है कि जिसका डीएचए भी लाहौर के डीएचए से बहुत पीछे है। यहाँ के डीएचए को भी तौफीक नहीं होती है कि वो अपनी रोडें, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक कर ले। यहाँ का कंटोनमेंट भी बाकी एरिया से बहुत पीछे है, क्योंकि कराची में किसी का काम करने को ऐसा लगता है दिल ही नहीं करता है। सिर्फ सिविलियन गवर्नमेंट्स नहीं है रिस्पॉन्सिबल, यहाँ पर जो दूसरे एरियाज हैं जो सिविलियन गवर्नमेंट के मातहत नहीं आते हैं, उनका भी बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही टूट फूट हुई है। कराची पर तो किसी की तवज्जो नहीं है। लाहौर में अगर होना शुरू हुआ, अरबाब गुलाम रहीम के दौर में कोई काम नहीं हो, उसके बाद से आप देख लें, मतलब द हिस्ट्री इज लॉन्ग। क्योंकि कराची की बर्बादी में सारों की इक्वल कंट्रीब्यूशन है। अगर इजाज़त हो तो मैं ये इस हल्के के बारे में बात करना चाहता हूँ। जमात इस्लामी ने अपने तजुर्बात से ये तय किया है कि पहले जमात इस्लामी की जो कैंपेन होती थी उसमें अमीर का ना नाम होता था ना तस्वीर होती थी। इन्होंने जब काजी साहब आए तो पहली दफ़ा ये फैसला किया कि काजी साहब को हाईलाइट किया जाएगा और उनके नाम से कैंपेन चलाई जाएगी। उसके बाद काजी साहब के जाने के बाद इन्होंने मज़ीद अपनी स्ट्रेटजी में तब्दीली की है, और वो तब्दीली ये की है कि बजाय मरकज़ी लीडरशिप के जो मकामी जो जमात इस्लामी है उसकी लीडरशिप को उजागर किया जाए। चुनाचे आपको ये गवादर में हिदायतुर रहमान साहब की शक्ल में नज़र आता है, यहाँ हाफिज़ नईम साहब की तस्वीरें और उनका नाम जो है उसको उजागर किया जाता है। तो ये इनकी स्ट्रेटजी में नई तब्दीली है कि सन ऑफ द साइल जो हैं उनको आगे लाया जाए। अच्छा, और ये काम भी किया है इसने। हाफिज नईम साहब मेहनती बहुत है, वो खुद मुतहर्रिक बहुत मुतहर्रिक है। जमात इस्लामी देखें, जमात इस्लामी का जहाँ भी बंदा मौजूद है उसकी एक अच्छी रेपुटेशन है, और चुनाचे बल्दियाती हलकों के अंदर वो बड़ी मुअस्सर नुमाइंदगी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग उनको मकामी तौर पर जानते होते हैं, और क्योंकि वो मकामी इश्यूज पे उन्होंने सारी अपनी कैंपेन, लेकिन जब वो हल्का भी और अभी भी, लेकिन जब वो हल्का बड़ा हो जाता है, कौमी असम्बली का बन जाता है, जब कौमी असम्बली का बड़ा हो जाता है, तो वहाँ जमात इस्लामी की ये वाली जो स्ट्रेटजी है वो उतनी अच्छी काम नहीं करती। अगर ये उस स्ट्रेटजी पे काम करें
कि वो जो छोटे छोटे हलकों में जिस तरह जीत जाते हैं वो बड़े हलके में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो इस दफ़ा बड़ी उन्होंने मेहनत की, मेयर के लिए भी कॉन्टेस्ट किया। अब देखना यह है कि वो तो क्लेम कर रहे हैं कि हम कराची में बहुत सी सीटें लेंगे। क्या लेकिन कितना रियलिस्टिक है मज़र साहब का ये क्लेम? मज़र साहब मस्ट हैव समथिंग कर सकते, क्योंकि जब ये बल्दियाती इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त भी जब सर्वे हुआ तो बल्दियाती इलेक्शन में कराची के अवाम की जो टॉप प्रायोरिटी थी वो आई सर्वे में कि जमात इस्लामी और हाफिज नईम साहब आए, ना कि पीटीआई आई। हालांकि पीटीआई ने 2018 का इलेक्शन जीता था, मगर जब उन्हीं वोटर सपोर्टर से आप प्रोविंशियल असेंबली और नेशनल असेंबली का पूछते हैं तो उस वक्त तरजीह जमात इस्लामी नहीं थी उस वक्त। अब तो हाफिज नईम साहब का दावा है कि हम जीतेंगे, मगर उस वक्त नहीं थी। मदर साहब, तो ये जो बारिश हुई है 2-3 दिन से जो बारिश हो रही है कराची में, इसका फायदा और नुकसान किसको होगा? फ़ायदा तो जमात इस्लामी को होगा। उसकी वजह क्या है? 2-3 साल पहले जमात इस्लामी ने अपनी स्ट्रैटेजी कराची स्पेसिफिक तब्दील की। कराची के अगर आप उसके नारे देखें कराची के हवाले से, बल्कि इवन विदिन सिंध भी इस हवाले से सवालात उठे कि जमात इस्लामी एथनिक पॉलिटिक्स कर रही है इस हद तक। तो उन्होंने वो स्लोगन्स जो एक पीरियड में MQM लगाया करती थी, उस तरह के स्लोगन्स उन्होंने वो दिए इस तरह के, लेकिन वो लैंग्वेज स्पेसिफिक कम, मेरा ख्याल शहर स्पेसिफिक ज़्यादा था और पर्सन स्पेसिफिक। पूरी इनकी जो इस वक्त पॉलिटिक्स रिवॉल्व कर रही है वो हाफिज नईम के गिर्द रिवॉल्व। हालांकि इनके महराजुल हुदा सिद्दीकी पुराने जमात इस्लामी के हैं, बैरिस्टर सैफ पुराने हैं, इनके बहुत से पुराने लोग लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हाफिज नईम 2 जगह से लड़ रहे हैं, 2 जगह से कौमी असम्बली और एक प्रोविंशियल असम्बली का, अगर वो हार जाते हैं तो पूरी जमात इस्लामी मुतासिर इससे होगी, क्योंकि उन्होंने इतना हाई पिच पे हाफिज नईम को ले गए हैं। एक वो उनका जो अपना हल्का है नॉर्थ नाज़िमाबाद, वहाँ से लड़ रहे हैं, और एक औरंगी टाउन से वो ये क्लेम करते हैं, मेरी अभी 1-2 दिन पहले उनसे बात भी हुई, वो ये क्लेम करते हैं कि हमने बिहारियों के इशू को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, उनको बड़ा फैसिलिटेट किया। तो ही इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हमें औरंगी टाउन से, लेकिन औरंगी टाउन में अच्छी बात यह है कि वो हमेशा बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। लेकिन कराची का इशू तकरीबन मेयर कराची का जो इशू है, जो कैंटोनमेंट 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। जी बिल्कुल। आप यहाँ से एयरपोर्ट से यहाँ आते हैं तो आप जो है कैंटोनमेंट बोर्ड से आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं तो आप शारा फैसल से जा रहे होते हैं। तो यहाँ और सदर आप देख लें, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं कि जहाँ शहरी आबादी है वो कैंटोनमेंट बोर्ड एबॉलिश कर दिया जाए। चलिए, उसके बावजूद भी हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट बनता है। एक सड़क पे गटर खड़ा हुआ है तो वो कैंटोनमेंट बोर्ड के आगे आती है, दूसरा KMC के अंडर आती है। सारा इख्तियारात जो है, जब तक आप लोकल बॉडीज को नहीं देंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कराची को इस नहज तक पहुंचाने में। मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। अच्छा, आपने मेरी तरफ इशारा किया। अच्छा, आप कह रहे थे ना कि वो पुरुमीद थे मेयर तो वो बन चुके थे, उन्हें हराया गया। जिस तरह धौंस और धांधली और से उन्हें हराया गया, जिस तरह PTI और जमात इस्लामी का इत्तेहाद हुआ, और उसके बाद नंबर गेम्स में देख लें जिस तरह किया गया, इस तरह भला अब यही है कि वो जो वहाब मुर्तज़ा साहब हैं वो एक अक़लियत के मेयर हैं, और जिस धौंस और धांधली से हराया गया। और यही इलेक्शन कमीशन है ना, ये जो इलेक्शन कमीशन है जो ना इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात करवा सका, ना कराची के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली रुकवा सका, ना सूबों में करवा सका, ना मरकज़ में करवा सका। देखें, गुजारिश ये है जी, गुजारिश सुन लेते हैं बड़ी हम्बल, कि जब हम ताज़ा वाक़यात की बात करते हैं ना तो थोड़ा माजी भी याद रखें कि माजी में जब पहला जमात इस्लामी का मेयर बना था तो उस वक़्त क्या हुआ था। क्या उस वक्त पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी नहीं थी? तो थोड़ा तो भाई ये एक चक्कर चल रहा है, ये चक्कर ही चल रहा है। ये चक्कर, ये एक दायरा है जिसमें कभी कोई निशाना है, कभी कोई निशाना है, तो बर्दाश्त करें इस दफा। इनकी बारी कभी तो हम कोशिश करें कि ये चक्कर टूटे, ये कह के कि वो चूंकि 2018 में हुआ था, 2023 में हुआ, 2 दफा कोशिश कर रहे हैं कि चक्कर टूटे। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि पुराना हो चुका है तो अब होना चाहिए, अब हुआ है तो नया होना चाहिए। वो भी गलत हुआ होगा, ये भी गलत हो रहा है। बस एग्री, बिल्कुल जी, इस बात पे सबका एग्रीमेंट है। कुछ नसीब लोगों में से जो 2018 में भट्टी साहब से ट्रांसमिशन की थी, भट्टी साहब 2018 में चाहते थे कि चक्कर टूट गया, किसी ने पूछा ये 2018 में चक्कर टूट गया और ये चक्कर तोड़ो। और फिर जिस तरह तब्दीली को रोंदा शाह साहब ने, ख़वातीन और हज़रात गवा रही इसे मालूम करना चाहिए। हमें ब्रेक लेनी है, बट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट गिविंग समबडी न्यू अ चांस ऑल्सो। तो अगर इफ कराची का जो हम हाल देख रहे हैं, इट्स नॉट वर्किंग आउट, जिनके साथ हम देखते रहे हैं पिछले 10-20 सालों में,
तो देयर इज एन ऑप्शन देयर, मतलब ये तो कहा जा सकता है, एक ऑप्शन तो है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आइए। वेलकम बैक। अगर आपको लग रहा था कि मुल्क में जरा धीमा धीमा सा माहौल है और इलेक्शन बारिश का भी मौसम है, हाँ, उस तरह नहीं बना जिस तरह होता है, तो आज हमने होपफुली कुछ चीजें जो हैं वो ओवरटर्न कर दी हैं। तो वी और चूंकि मुल्क में बारिश का मौसम है इसलिए हमारी प्लेट में टेबल पे समोसों का इजाफा हो गया है। हाँ, लेकिन समोसों पे भी डिवाइडेड ओपिनियन कर दिए हैं यहाँ के समोसे। ये समोसे अच्छे नहीं थे, ये लगता है लाहौर के समोसे अच्छे। हालांकि यहाँ हमने बर्न्स रोड से समोसे मंगाए, मशहूर है खानों के लिए, लेकिन मुझे लगता है बर्न रोड से नहीं आए। तो ये जानबूझ ये जा रहा है, ये साजिश हुई है, के खिलाफ एक और साजिश है। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग लाहौर से हैं और वो साबित करना चाहते थे कि लाहौर के समोसे ज्यादा अच्छे होते हैं, के समोसे सबसे अच्छे हैं, लेकिन सोहेल साहब और हम जीत गए कि लाहौर लाहौर है। हाँ, लाहौर। लेकिन आप ये देखें कि धोखेबाजी सिर्फ सियासत में नहीं होती, समोसों में भी हो जाती है। अब हमें सोर्स को बुलाना पड़ेगा कि एक्चुअली समोसे आए कहां से हैं, बट वी लीव दैट। और धोखेबाजी इलेक्शन में नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। समोसों में तो इतना बुरा लग रहा है इलेक्शन में, नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं और कभी भी नहीं होनी चाहिए, ना थी ना है। अच्छा, कुछ हमने हल्के डिस्कस किए हैं जहां वी आर एक्सपेक्टिंग कि बड़ा ही कोई जबरदस्त किस्म का मुकाबला होगा। जुनैद, यू हैव समथिंग फॉर हुमा अब्दुल्ला। ऐसे हल्के बहुत से हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म तो कई हल्कों से इंतखाबात लड़ रहे हैं, लेकिन एक हल्का ऐसा भी जहां से एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस हल्के के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन बहुत से हल्के ऐसे शहबाज शरीफ हैं इलेक्शन लड़े, एक से ज्यादा जगह से मरीम नवाज पहली दफा इलेक्शन लड़ रही हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इन इंतखाबात में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सोहेल वड़ाइच साहब, ज़रा आपके एक बहुत ही करीबी चाहने वाले उनकी बात हो जाए, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की। वो बेनज़ीराबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो हल्का है। हमारे तो इमरान खान भी चाहने वाले थे, आजकल जेल में है। आपके तो बहुत चाहने वाले, लेकिन इतने चाहने वाले नहीं हैं कि उन्होंने आपको अपनी मेजबानी में खाना ऑफर किया हो। वो बहुत चल रहा है। नहीं, खाना भी मुझे ट्रक होटल पे खिलाया था। अच्छा, लेकिन खिलाया था, चलेगी भी। सोहेल साहब, NA207 हमारी जो वेबसाइट है Jio.tv, और उस पर इलेक्शन टैब पे आप जाके तमाम इंतखाबात 2008, 2013, 2018 के इंतखाबात की तफसील देख सकते हैं। 2024 में जो मुकाबले हो रहे हैं वो देख सकते हैं। और इस ट्रांसमिशन के दौरान ही हम 2024 के अहम हलकों के और बाकी तमाम हलकों की तफसील भी वोटर्स और उम्मीदवारों के साथ आपके सामने रखेंगे। लेकिन सोहेल वड़ाइच साहब, इस हलके में करीब 4 लाख से ज़्यादा वोटर हैं जहां आसिफ अली जरदारी साहब का मुकाबला है और वो आज़ाद उम्मीदवार से है। क्या होने वाला है इस हलके? PTI के हमायत याफ्ता हैं शेर मोहम्मद बलोच रिंद, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन्होंने शुरू से सिंध के अंदर एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है कि मैंने अपने जो मुखालिफ हैं उनको भी विन करना है। चुनांचे आप ये देखते हैं कि वक्त के साथ साथ GDA के जितने वो लोग जो जीत सकते थे सीटों पे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनको एडजस्ट किया है और तमाम इंतखाबी हलकों में तकरीबन। सोहेल साहब, कतई कलामी की माजरत सर, यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी हमें एक न्यूज़ ब्रेक लेनी है। आप न्यूज़ बुलेटिन देखिए, उसके बाद 7 बजे मैंने पॉइंट नोट कर लिया है, ये हल्का NA207 से हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। विल सी यू अगेन इन Jio इलेक्शन हेडक्वार्टर्स। Stay with us.